हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 80 और इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का बचा हुआ पार्ट, जिसके अंदर अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी सांतत्य समीकरण और बर्नौली थ्योरम, इन दोनों टॉपिक्स को अपन स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर अपन बात करें इस माइनर की, इस माइनर में अब तक सबसे पहले मैं आपको जो हाइड्रोस्टैटिक्स है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो बच्चों, इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई, प्रेशर पढ़ाया। प्रेशर के अंदर मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया, बैरोमीटर पढ़ाया, मैनोमीटर पढ़ाया। इसके बाद में पास्कल का नियम पढ़ाया। फिर उसके बाद में त्वरित द्रव है उसमें प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है ये मैंने पढ़ाया। घूर्णन की वजह से प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है ये मैंने आपको करवाया। कई टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो मैंने आपको पढ़ाया। उत्प्लवन बल के बारे में बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करवाए। और इसके बाद में मैंने आपको श्यानता पढ़ाई, विस्कोसिटी पढ़ाई। और फिर उसके बाद में पिछले लेक्चर के लास्ट में थोड़ा सा टाइम अपने पास में बच गया था, तो उसके अंदर मैंने आपको जो धारारेखीय प्रवाह, धारा रेखा क्या होती है, विक्षुब्ध प्रवाह, लेमिनर फ्लो, ट्यूबुलर फ्लो, रेनॉल्ड नंबर, ये कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्रांतिक वेग वगैरह, ये ठीक है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सांतत्य समीकरण से। तो सांतत्य समीकरण से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ देवदान से। जैसे मान के चलिएगा, ये आपके पास में कोई भी एक पाइप है और इसके अंदर कोई भी लिक्विड है वो बह रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर लिक्विड है वो v वेलोसिटी से बह रहा है। तो अब देवदान से अपन क्या करते हैं, इस लिक्विड का यहाँ पे ना एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं यहाँ पे। ये अपन एलिमेंट यहाँ पे काट दिया। इसकी जो लंबाई है वो कितने देगी आपके पास है, dx। तो इसके अंदर का जो द्रव्यमान है, इसके अंदर का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है, dm। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आयतन गुणा घनत्व, dv इंटू रो। अब यहां पर आपके पास है dv, आयतन बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, a इंटू कितना देगा आपके पास बताओ, a इंटू कितना देगा आपके पास है dx। ये dv आ गया, इंटू क्या देगा आपके पास, रो हो जाएगा। अगर आपको आयतन प्रवाह की दर चाहिए तो dv अपॉन dt कर दो। तो dv बराबर कितना देगा आपके पास, a dx अपॉन dt। dx अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं, v। तो a इंटू क्या देगा, v। और अगर आपको द्रव्यमान प्रवाह की दर चाहिए तो आपके पास में क्या बन जाएगा, dm अपॉन dt। तो बराबर क्या देगा आपके पास, a dx इंटू रो अपॉन क्या देगा, dt। dx अपॉन dt को क्या लिख देंगे, v। तो a v इंटू क्या देगा आपके पास, रो आ जाएगा। तो याद रखना, एक तो होती है आयतन प्रवाह की दर यानी प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, और एक होती है द्रव्यमान प्रवाह की दर यानी प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान फ्लो कर रहा है। तो आयतन प्रवाह की दर होती है av और द्रव्यमान प्रवाह की दर होती है av इंटू रो, ठीक है ना। रो का अंतर आता है बस। अब मैं आपको बताता हूं सांतत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो, यह कहता है कि जैसे आपके पास ये कोई भी ट्यूब है, इसके अंदर मान के चलिएगा कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसके अंदर कोई भी मान के चलिएगा लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो यहां पे इधर से प्रति सेकंड जितना द्रव्यमान इंटर करता है, उधर से प्रति सेकंड उतना द्रव्यमान एग्जिट करता है। यानी द्रव्यमान प्रवाह की दर है वो क्या रहती है, सेम रहती है भी। तो अपन बात करते हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। यहाँ पे घनत्व ρ1 मान लो, यहाँ पे घनत्व ρ2 मान लो।
यहाँ पे इस द्रव का जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में v1, और यहाँ पे द्रव का जो वेग है वो कितना देगा v2 देगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि dm/dt फॉर फर्स्ट एंड बराबर dm/dt फॉर सेकेंड एंड। मतलब ये होगा कि dm/dt है ना, ये आपके पास में कांस्टेंट होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, a1 v1 ρ1 बराबर a2 v2 ρ2। ये आपके पास में सांतत्य समीकरण होगी। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली अपन ज्यादातर केसेस में अपन असंपीड्य द्रव है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो अपन बात करते हैं असंपीड्य। द्रव के लिए, असंपीड्य द्रव के लिए ρ1 और ρ2 है वो क्या होता है अभी, बराबर होता है। मतलब ये सेम होता है दोनों, यानी द्रव का कोई संपीड़न नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका घनत्व है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपके पास में a1 v1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a2 v2, ये बात होती थी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी आपके पास फ्लूइड है, चाहे कंप्रेसिबल है चाहे इनकंप्रेसिबल है, चाहे जिसको संपीड़ित किया जा सकता है या जिसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, कोई सा भी द्रव है उसके लिए द्रव्यमान प्रवाह की दर तो क्या होती है, सेम होती है। और जो असंपीड्य द्रव होता है उसके लिए आयतन प्रवाह की दर सेम होता है। तो आयतन प्रवाह की दर केवल किसके लिए सेम होती है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि dv/dt बराबर कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्यान से, ये आपके पास में कोई भी एक ट्यूब है और ये ट्यूब मान के इसलिए आगे चल करके दो भागों में बंट जाती है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना देगा आपके पास a1, इसका कितना देगा आपके पास a2, इसका a3, इसकी वेलोसिटी कितने देगी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3। तो प्रति सेकंड जितना वॉल्यूम इधर से जाता है, इसका कुछ वॉल्यूम इसमें से और कुछ वॉल्यूम इसमें से निकल जाता है। यानी इसके लिए आयतन प्रवाह की दर बराबर इसके लिए प्लस इसके लिए। तो यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a1 v1 बराबर क्या देगा आपके पास a2 v2 प्लस a3 v3। ठीक है भाई, तो ये आपके पास सांतत्य समीकरण हो चुकी है। तो इसको करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान से देखना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखो बच्चों, अपन ने सीखा है कि जो आपके पास है AV बराबर क्या होता है आपके पास है कांस्टेंट होता है। तो यहां से मेरे को यही समझ में आता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी मैं कह सकता हूं कि जहां पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, वहां पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा। और ये चीज अपन समझ भी सकते हैं अभी कि जैसे मान के इसलिए का कोई भी आपके पास में, जैसे अपन समझ सकते हैं कि कोई भी पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप में से मान के इसलिए का इधर से है ना किसी भी वेलोसिटी से पानी बह रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ करके थोड़ा सा, कई बार इसको पानी छिड़कने के लिए यहाँ से आगे से दबा लेते हैं ना अपन, इसको मैंने इस प्रकार से आगे से यूं दबा दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा कम, जिस कारण से यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। अगर इस पाइप को यहाँ से आप नॉर्मल मोड में रखते हैं तो इस स्थिति में पानी है वो यहाँ से यहाँ तक गिरता है। बट जैसे इसको आप आगे से मतलब दबा देते हैं तो इस स्थिति में पानी की स्पीड बढ़ जाती है और ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जा करके गिरता है। इसी प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मान के इसलिए का कोई भी आपके पास नल है, ठीक है ना, ये नल है,
नल का मतलब है यहां पे मान के चलेगा इससे पानी निकल रहा है, ये नल हो गया। यहां पे इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना देगा आपके पास है ए। जैसे जैसे यहां से पानी मान के चलेगा नीचे जाता है, वैसे इसका वी बढ़ेगा, और यदि वी बढ़ेगा ना तो ए क्या हो जाएगा अभी कम हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि जैसे पानी की धार है वो इस प्रकार से आगे जा करके ऐसी हो जाती है। यहां पे पानी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पानी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना जाता है आपके पास ए हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है वी हो जाती है, और यहाँ पे पानी की जो वेलोसिटी है ये कितनी होती है वी नॉट होती है। ये वाली डिस्टेंस कितना देगी एच हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी बराबर कितना देगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। तो ये आपके पास में यहाँ का एरिया कितना देगा ए, वेलोसिटी कितना देगा आपके पास वी नॉट बराबर ए इंटू वी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां से आपके पास ए बराबर ए वी नॉट अपॉन रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास में 2gh। और यहां से अपन देख चुके हैं कि जैसे जैसे आपका जो h है वो बढ़ता है वैसे वैसे ए क्या होता है बच्चों घटता है। यानी जैसे जैसे पानी की धार नीचे आती जाएगी, पानी की धार नीचे आती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होता जाएगा घटता जाएगा लगातार। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो चुकी है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ते हैं बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है भाई, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कि कोई भी आपके पास लिक्विड होता है उसके पास में 3 टाइप की एनर्जी होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। कोई भी जो आपके पास द्रव है इसके पास एक तो होती है गति के कारण गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है mgh, और इसके बाद में दाब के कारण होती है दाब ऊर्जा। तो प्रेशर एनर्जी, तो इसको अपन बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं इसको अपन। प्रेशर एनर्जी बराबर कितना देगी आपके पास है प्रेशर इंटू वी। वी क्या देगा आपके पास है वॉल्यूम देगा। अब बर्नौली की प्रमेय कहती है कि किसी भी द्रव्य के लिए किसी भी स्थान पर, तो किसी द्रव्य के लिए किसी भी स्थान पर, किसी द्रव्य के लिए किसी भी स्थान पर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा बराबर क्या होती है कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² करोगे। एकांक आयतन की बात करते हैं तो इसको v से डिवाइड कर देंगे, m/v को अपन क्या लिख देंगे रो। तो आपके पास 1/2 रो इंटू v²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh,
और एकांक आयतन के लिए V से डिवाइड कर देंगे और m/v क्या हो जाएगा आपके पास रो, तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास रो GH। दाब ऊर्जा क्या होती है आपके पास है PV, ठीक है ना, तो PV को V से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास है P आ गया, बराबर क्या होता है आपके पास है कांस्टेंट होता है अभी। और यही आपके पास में बर्नौली प्रमेय का इक्वेशन बन जाएगा। इसको करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, बर्नौली की प्रमेय के अंदर अपन ने पढ़ा है कि किसी भी द्रव्य के लिए कोई भी आपके पास है गिवन फ्लूइड है, उसके लिए किसी भी स्थान पे, जैसे मतलब पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के लिए या पोजीशन 3 के लिए, कहीं पे भी देख लो आप कि एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन की दाब ऊर्जा का जो योग है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है अभी। यानी एक प्रकार की एनर्जी अगर घटेगी तो दूसरे प्रकार की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बर्नौली प्रमेय की एक प्रकार से एप्लीकेशन है। टॉपिक का नाम है बहिस्राव का वेग। अब ये क्या होता है अभी बहिस्राव का वेग, ये आपको मैं समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखो ध्यान से कि ये आपके पास कोई भी एक बर्तन है, इसको आपने किसी भी क्षैतिज धरातल पे रख दिया, बहिस्राव का वेग अपन पढ़ रहे हैं, यहां पर रख दिया। इसके बाद इसके अंदर आपने कोई भी लिक्विड भर दिया यहां तक, है ना, आपने इस प्रकार से इसके अंदर कोई भी द्रव्य भर दिया है भाई। और द्रव्य की जो बॉटम से हाइट है ना, वो है आपके पास है कैपिटल H। तो याद रखना कैपिटल H क्या हो जाएगी, कैपिटल H हो जाएगी आपके पास है बॉटम से द्रव्य की जो मुक्त सतह है उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने यहां पे कोई भी होल बना दिया, कोई भी छिद्र बना दिया, कोई भी छिद्र बना दिया, या आपने कोई भी होल बना दिया, तो इस स्थिति में यहां से लिक्विड निकलेगा, और लिक्विड निकलेगा तो किसी वेग के साथ में निकलेगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली यहां पर जाकर के गिर जाएगा, ये यहां पर जाकर के गिर जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो, यहां से इसके निकलने का जो वेग है ये तो कितना देगा आपके पास है v, और यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। तो परास कितनी हो जाएगी आपके पास है भाई r। क्षैतिज परास क्या हो जाएगी आपके पास r हो जाएगी। और ध्यान से यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो हाइट है इसको अपन क्या लिखते हैं अभी, इसको अपन लिखते हैं h लिखते हैं। यहां पे टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। h क्या होती है, h जो आपने होल बनाया उस होल की मुक्त सतह से डिस्टेंस हो जाएगी, मुक्त सतह से दूरी हो जाएगी, ये h हो गया। निकलने का वेग कितना देगा v, दूरी r हो गई, ये h क्या होती है, इसकी हाइट होती है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो बर्नौली की प्रमेय की सहायता से इस v का मान मैं यहां पे ज्ञात करने वाला हूं। तो देखना ध्यान से, देखो मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, एक तो पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, और एक पॉइंट लेता हूं जो बिल्कुल जो जस्ट अभी बाहर निकला है, बाहर निकलने वाले लिक्विड की, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। तो ये पॉइंट नंबर 1 होगा, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से पॉइंट 1 की बात करता हूं। तो पॉइंट 1 के लिए जो प्रेशर है भाई, यही तो करते हैं ना अपन कि P प्लस क्या होता है आपके पास हाफ रो v² प्लस क्या होता है आपके पास रो GH बराबर कांस्टेंट। तो 1 पे जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है, बताओ, P0, ठीक है। फिर इधर लिखता हूं मैं बराबर। अब यहां पर जो पॉइंट 2 है वो भी लिक्विड से इस बर्तन से बाहर निकल चुका है, बाहर निकलते एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। तो यहां पे 2 पे जो प्रेशर है वो भी आपको क्या लेना पड़ेगा, P0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल के कांटेक्ट में आ चुका है ये। तो यहां पे भी प्रेशर कितना देगा, P0 प्लस।
1 है भाई। यहां पे दो से इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना देगा आपके पास है ए। बर्तन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना देगा आपके पास है कैपिटल ए। यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटू क्या देगा आपके पास V1 बराबर ए इंटू क्या देगा आपके पास V2 देगा, मतलब A1 V1 बराबर A2 V2 कर दिया अपन ने। अब यहां पर आपके पास है कैपिटल ए वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए हो गया। तो इस स्थिति में आपके पास जो V1 है, इस V1 को अपन ऑलमोस्ट क्या ले लेंगे भाई, जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जीरो। तो अपन ये मान लेंगे कि 0.1 है, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट कितनी आपके पास है, जीरो है। तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना देगी आपके पास है, जीरो। 1 की बात कर रहा हूं मैं, प्लस, और 2 की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ रो v स्क्वायर, एकांक आयतन की बात कर रहे हैं। अब यहां पे इसको द्वारक को मैं ले लेता हूं h बराबर 0 पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके सापेक्ष रो जी एच, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास है, 0। टिचुक टिचुक, तो यहां से रो को काट दो, तो v बराबर कितना देगा आपके पास है 2gh का रूट। तो यहां पे बाहर निकलने का जो वेग है वो ध्यान से देखना, देखो v है न तो डिपेंड करता है घनत्व पे, और v है न डिपेंड करता आपने बर्तन में कितनी हाइट तक पानी भर का है उस पे। v तो इस बात पे डिपेंड करता है, स्मॉल h पे डिपेंड करता है कि आपने फ्री सरफेस से कितना नीचे होल बनाया है, इस बात पे डिपेंड करता है भी। अब ये अगर आपके पास h होगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, बताओ, कैपिटल H, इसको आप लिख देंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो पानी को यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लगता है, t बराबर 2, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना देगा आपके पास है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, ये t आ गया। इसके बाद एक क्षैतिज प्रास r बराबर क्या होती है आपके पास, v इंटू क्या होता है आपके पास t। तो v तो कितना देगा आपके पास, रूट ऑफ 2gh, और t कितना होता है आपके पास 2h माइनस h अपॉन g। तो यहां से आपके पास r बराबर 2 क्या बन जाएगा, 4 रूट बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा 2 रूट ऑफ, ऊपर जी नीचे जी कट जाएगा तो h, ये देगा आपके पास स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। ये आपके पास r आ गया। अब एक चीज मैं यहां पर आपको और बता देता हूं ध्यान से, ये जो होल है छिद्र यहां पे बनाया आपने, यहां पे इसकी ऊपर से जो डिस्टेंस है वो तो y1 मान लो, और नीचे से डिस्टेंस है उसको आप y2 मान लो। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि r बराबर 2 रूट ऑफ y1 क्या देगा आपके पास h, तो h को अपन क्या बोलेंगे y1, और h माइनस h को क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। समझ गए। तो बात सुनना भाई, जो परास होती है वो न तो इस h पे डिपेंड करती है न इस h माइनस h पे डिपेंड करती है, ये इसके गुणनफल पे डिपेंड करती है भी। तो आपको होल ऐसी जगह पे बनाना है जहां पे इस ऊंचाई और इस ऊंचाई का गुणनफल मैक्सिमम प्राप्त हो, तो आपको क्षैतिज परास भी अधिकतम प्राप्त रहेगी। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं दादा से, आर है वो क्या करनी है आपको, मैक्सिमम करनी है। तो इसके लिए ये वाली चीज मैक्सिमम करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है, कैपिटल H स्मॉल h माइनस h स्क्वायर, इसको भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम। और इसको मैक्सिमम करने के लिए d अपॉन dh, h के सापेक्ष इसका अवकलन आपको 0 करना है। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ऐसा करने से h का क्या देगा आपके पास, h माइनस कितना देगा 2h बराबर 0। तो यहां से आपके पास h बराबर कितना देगा आपके पास, h बटे 2। तो मैं यहां पे आपको ये कह रहा हूं
कि अगर आपने जो छिद्र वो बिल्कुल बीच में कर दिया तो इस स्थिति में आपको जो क्षैतिज परास है वो आपको प्राप्त होती है अधिकतम। तो अधिकतम क्षैतिज परास आपको तब प्राप्त होगी जब आपने होल बिल्कुल एकदम बीच में बनाया है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर आर मैक्स चाहिए, आर मैक्स बराबर तो 2 रूट ऑफ एच भी कितना देगा आपके पास h/2, मतलब y1 भी कितना देगा आपके पास h/2 और y2 भी कितना देगा आपके पास h/2। तो सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास h प्राप्त हो जाएगा भी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर h ऊंचाई तक आपने लिक्विड भर के इसके बीच में अगर आपने होल कर दिया तो इस स्थिति में आपको जो क्षैतिज परास मैक्सिमम प्राप्त होगी और मैक्सिमम किसके बराबर प्राप्त होगी, इस ऊंचाई h के बराबर ही प्राप्त हो जाएगी भी, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये भी मैंने आपको बता दी है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, बर्नौली थ्योरम के अंदर अब तक अपन जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है यानी जो बहिर्प्रवाह का जो वेग है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर अब अपन डिस्कस करते हैं आगे कि बर्तन है उसको खाली होने में कितना समय लगता है, ठीक है ना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि पात्र को खाली होने में कितना समय लगेगा। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी बर्तन है और इस बर्तन के बॉटम में यहाँ पे अपन ने कोई भी छेद कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ की जो हाइट है, मतलब इस द्रव स्तंभ की जो लंबाई है वो घटती जाएगी भी, ठीक है ना। तो कितनी देर बाद में ये खाली होने वाला है ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देख लेना ऐसे, देखो आराम से। सबसे पहले मान के चलिएगा ये जो पात्र है, इस पात्र का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना देगा आपके पास है कैपिटल ए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जो होल बनाया है, इस होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपके पास है कितना देगा अभी स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी फ्लूइड निकल रहा है, इस फ्लूइड का जो वेग है ये कितना देगा आपके पास है स्मॉल वी। मान के चलेगा यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड भी ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में कैपिटल वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैपिटल वी। तो यहाँ से जो लिक्विड है वो किस वेग से बाहर निकल रहा है अभी स्मॉल वी से, और यहाँ पर ये जो मुक्त सतह है वो नीचे की तरफ आ रही है किससे किप्टल वी से आ रही है भाई। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं भाई, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सांतत्य समीकरण है वो लगा सकते हैं। तो क्या कहता है सांतत्य समीकरण, a1v1 यानी a इंटू वी बराबर, ये आपके पास है क्या देगा आपके पास है कैपिटल A इंटू क्या देगा आपके पास है कैपिटल V हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कैपिटल V की बात करनी है तो कैपिटल V बराबर कितना देगा आपके पास AV अपॉन ये आपके पास है कैपिटल A हो गया अभी, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, और यहाँ से आपके पास जो V है इस V को अपन क्या लिख सकते हैं तो √2GH। और फिर उसके बाद में आपके पास जो कैपिटल V है, ये कैपिटल V किसका वेग हो जाएगा भाई, ये इस मुक्त सतह का वेग हो जाएगा। तो जो मुक्त सतह का आपके पास वेग है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बराबर dH अपॉन dt। और ये प्लस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये माइनस का साइन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि समय के सापेक्ष जो h है इसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई। स्टार्टिंग में आपको बताया कि h की वैल्यू कितनी है भाई, इतनी है। थोड़ी देर बाद में पानी कम हो जाएगा तो h की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे h की वैल्यू आपके पास में कम होती जाएगी भी, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको अपन सोल्व। तो आगे क्या बन जाएगा, देखो अपने को t निकालना है। तो एक तरफ ले लेता हूं मैं dt को बराबर, dt एक तरफ आ गया तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो dt इधर की तरफ आ गया तो इधर की तरफ हो जाएगा आपके पास में कैपिटल A अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल a इंटू कितना हो जाएगा आपके पास √2G। और इसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास है DH अपॉन √H, ठीक है ना। तो ये आपके पास है dt बन चुका है। तो dt को इधर की तरफ ले आऊंगा DH अपॉन √H, a ऊपर आ जाएगा और स्मॉल a इंटू √2G ये नीचे आ जाएगा भाई। इसके आगे माइनस का साइन भी है भाई, ये माइनस का साइन, दोनों तरफ से अपन क्या करते हैं इसका समाकलन कर देते हैं। तो t बराबर 0 पर जो लिक्विड लेवल है इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी आपके पास है h1।
द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितना देगी आपके पास h1, और t बराबर t पर जो ऊंचाई है वो कितना देगी आपके पास h2 देगी। तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या देगा t, तो t माइनस 0, ये आपके पास t टाइम आ गया बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी a अपॉन ये आपके पास स्मॉल a इंटू रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास 2g। माइनस का साइन यहाँ पर अपन एलिमिनेट कर देंगे, लिमिट्स अपन लगा देंगे h1 टू h2 है ना, तो h2 से h1 कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो 1/√h है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2√h बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 आ गया, और इसके बाद ये आपके पास बन जाएगा रूट ऑफ h, और लिमिट्स अपन लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, h2 से लेकर के h1 तक। तो यहाँ से आपके पास में t बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, तो बट 2/√2 ऊपर की तरफ √2 आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे कैपिटल A अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल a इंटू क्या हो जाएगा आपके पास √2 अपॉन में g, और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ h1 माइनस रूट ऑफ h2। ये आपके पास टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। ये टाइम का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है कैपिटल है स्मॉल ए और जी, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपके पास है जो टाइम है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है रूट ऑफ प्रारंभिक ऊंचाई माइनस क्या देगा आपके पास रूट ऑफ अंतिम ऊंचाई, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला जाता है कि मान के चलिएगा आधा खाली होने में कितना समय लगता है, फिर t1 समय लगता है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट हाफ है उसको खाली होने में t1 समय लगता है, सेकंड हाफ को खाली होने में t2 समय लगता है, तो t1 बटे t2 आपको कैलकुलेट करना है। तो पात्र का जो प्रथम आधा भाग है इसमें समय लगता है t1, और जो द्वितीय आधा भाग है इसके अंदर समय लगता है आपको t2। तो जो पहला भाग है इस पहले आधे भाग के लिए ध्यान से देखना, देखो h1 बराबर तो कितना देगा आपके पास h, और इसके लिए जो h2 है वो कितना देगा आपके पास h/2, और इसके लिए अगर अपन बात करते हैं इसके लिए h1 बराबर कितना देगा h/2, और पूरा खाली हो गया तो h2 बराबर कितना देगा 0 देगा। तो यहां से आपके पास t1 अपॉन क्या देगा t2 बराबर, तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं रूट h1, तो ये आपके पास रूट h माइनस कितना देगा आपके पास रूट h/2, और इसके बाद में यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ h/2 माइनस क्या देगा आपके पास रूट ऑफ 0 बराबर। यहां से अपन क्या कर सकते हैं h को कॉमन निकाल सकते हैं और काट देंगे, तो ये आपके पास कितना देगा 1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/√2 अपॉन कितना देगा आपके पास 1/√2 माइनस क्या देगा आपके पास है 0। तो फिर उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में √2 माइनस 1 अपॉन कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 जो एलसीएम है ना वो तो कट जाएगा अभी, तो t1 बटे t2 कितना देगा आपके पास √2 माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा अभी, ये बात होगी। तो खाली होने में लगा जो समय है वो समय भी यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करें इन चीज़ों को नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं वेंचुरी प्रवाह मापी। तो क्या होता है देवदान से वेंचुरी प्रवाह मापी, तो ये क्या करता है ध्यान से देखना, देखो ये किसी द्रव्य के प्रवाह की जो दर है वो मापता है भाई, ठीक है ना। तो अपन देख सकते हैं इस प्रकार से अपने पास कोई भी एक ट्यूब है,
ये अपने पास इस प्रकार से मान के चलेगा कोई भी एक ट्यूब है नली का है। अब इसमें यहाँ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना आपके पास है A1, और यहाँ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आपके पास में कितना हो जाएगा अभी A2 हो जाएगा। अब इसके अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर इस लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगी आपके पास में V1, और यहाँ पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है ये आपके पास हो जाएगी V2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो तो अपन लगा ही सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा इस प्रकार से A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि V2 बराबर, तो V2 बराबर कितना देगा आपके पास A1 V1 अपॉन क्या देगा आपके पास A2 देगा। ये आपके पास में V2 आ गया। इसके बाद आंसर देखना, देखो सुनो भाई, यहां पे अपन लिख सकते हैं कि यहां पे A1 ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास A2, इस कारण से V1 लेस देन क्या देगा आपके पास V2 देगा। यहाँ पे यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट बराबर हो जाएगी, तो अपन लिख सकते हैं कि H1 बराबर क्या देगा आपके पास H2 देगा। अब अपन जानते हैं कि P प्लस क्या होता है आपके पास हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे रो तो भाई यहाँ पे H है वो तो 1 और 2 दोनों पे हाइट तो बराबर है, तो रो GH वाले फैक्टर को यहाँ से मैं हटा दूंगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी कम, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जहाँ पे V कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है इस कारण से प्रेशर कम हो जाएगा अभी। तो अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से कोई भी इसके अंदर एक ट्यूब लगा देता हूँ, कि मैंने एक वर्टिकल ट्यूब है वो इसके अंदर इस प्रकार से यूँ लगा दिए, देखो वर्टिकल ट्यूब लगा दी मैंने इस प्रकार से यूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा अभी ज़्यादा, इस कारण से लिक्विड है वो ज़्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो लिक्विड है वो कम हाइट तक ही चढ़ पाएगा अभी। ये बातें हैं। अब देखना ध्यान से, देखो यहां पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना देगा आपके पास h हो जाएगा। कितना देगा h, ये h हो गया। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए बर्नौली थ्योरम यहां पे अप्लाई करने वाला हूं, तो चलो करता हूं। सबसे पहले यहां पे प्रेशर कितना देगा P1 प्लस वेलोसिटी कितने V1, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर कितना देगा आपके पास P2 प्लस क्या देगा आपके पास हाफ रो V2 स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला कि V2 बड़ा है तो इसको अपन उधर की तरफ ले जाते हैं, तो P1 माइनस क्या देगा आपके पास P2 बराबर ये बन जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास 1 और 2 यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों पे जो प्रेशर है वो अपन इस एच से मेजर कर सकते हैं। तो P1 माइनस P2 बराबर कितना हो जाएगा रो GH हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे रो GH बराबर हाफ रो, इसके बाद में V2, तो V2 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, V2 को अपन लिख सकते हैं A1 अपॉन क्या देगा आपके पास A2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा A1 अपॉन A2 का क्या देगा आपके पास होल स्क्वायर इंटू क्या देगा V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आपके पास है क्या देगा अभी V1 स्क्वायर। यहाँ पे अपन रो को कैंसिल आउट कर सकते हैं और 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में V1 बराबर कितना देगा आपके पास 2GH अपॉन ये देगा आपके पास 2GH अपॉन इसको अपन बोल सकते हैं A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास 1, और इसके बाद इस पूरे पे अपन क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। तो
इस प्रकार से देदान से यहाँ पे आपको A1 और A2 ये तो आपको मालूम होता है, और यहाँ पे ये दोनों जो आपके पास वर्टिकल ट्यूब है उन पे रीडिंग लिखी होती है, इनकी हेल्प से आप H को मेजर कर सकते हो, H को माप सकते हो। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ये V1 आ गया। इसके बाद इसके अंदर अगर आपको इस द्रव्य के प्रवाह की दर या आयतन प्रवाह की दर कैलकुलेट करनी है, आयतन प्रवाह की दर, तो आयतन प्रवाह की दर को अपन क्या लिख सकते हैं, Q, और Q बराबर क्या हो जाएगा dV अपॉन dt, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास A1 V1 लिख दो, चाहे A2 V2 लिख दो। तो A1 का तो क्या हो जाएगा आपके पास A1, और V1 यहां से मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो V1 कितना देगा आपके पास है √2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या देगा आपके पास में 1 हो जाएगा भी। ये मैं आपको बात बता देना चाहता हूं यहाँ पे। तो आयतन प्रवाह की दर अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, इस उपकरण को अपन क्या बोलते हैं भाई, वेंचुरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंचुरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो करें इसको नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो बर्नौली थ्योरम है इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चन की टाइप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से यूं कि कोई भी आपके पास में बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर ध्यान से देखना, देखो आपने दो टाइप की लिक्विड भर के हैं। पहला लिक्विड तो आपने ये भर का ऊपर वाला, ये लिक्विड है, और दूसरा आपने नीचे की तरफ ये वाला लिक्विड भर का है। अब देखना ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला जो लिक्विड है इसका घनत्व कितना देगा आपके पास रो, और इस वाले लिक्विड का घनत्व कितना देगा आपके पास 2 रो। यहां पे इसको अपन क्या बोलेंगे, H बोल देंगे, और ये वाली जो हाइट है इसको भी अपन क्या बोल देंगे, H बोल देंगे। यानी दोनों लिक्विड्स हैं उनकी हाइट है वो बराबर है। यहाँ पे इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर अपन कोई भी होल बनाते हैं, और यहाँ पर इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, कोई होल बनाते हैं। अब यहाँ से ये जो लिक्विड निकलता है, इस लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कितने देगी आपके पास में V1। और यहाँ से जो भी लिक्विड निकलता है इसकी वेलोसिटी है वो आपको क्या बोल रखी है, V2 बोल रखी है। तो यहाँ पर आपको V1 और V2 इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी। तो बात यह है कि V1 तथा V2 के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। V1 तथा V2 की यहाँ पे अपने को मान ज्ञात करने हैं अभी। तो चलो करते हैं अपन। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपको V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है भाई, इसी लिक्विड के 2 पॉइंट्स लेने हैं भाई। अब इस लिक्विड के 2 पॉइंट कौन कौन से ले सकते हैं अपन, एक तो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्या एक काम करो यहाँ पे ले लो आप, चलो यहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट लेने आपको। एक तो आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, और एक आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पे जो जस्ट अभी बाहर निकला है, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट 1 तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस लिक्विड की सरफेस पर पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट 2 है ना वो जस्ट बाहर निकलने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो 1 और 2 के लिए अपन बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो एक बात है, 1 पे प्रेशर कितना हो जाएगा P0, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। इसके बाद में प्लस ये जो पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपने जो होल बनाया है, जो आपने द्वारक बनाया है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की तुलना में बर्तन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र काफी ज्यादा है। इस कारण से इसकी वेलोसिटी को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितना देगी, 0, और प्लस यहाँ की अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसको अपन H बराबर 0 मान लेते हैं, इसको एक बार H बराबर 0 मान लेते हैं। तो इसके सापेक्ष इसकी हाइट कितना देगी, H/2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास, ρg H/2।
तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1 के लिए मैंने लिख दिया है, तो बराबर। अब अपन बात करते हैं पॉइंट 2 के लिए, बात करते हैं पॉइंट 2 जो कि जस्ट अभी बाहर निकला ही है। तो एक बात तो ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका, तो यहां पे भी प्रेशर कितना देगा पी नॉट, तो प्लस यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना देगी आपके पास, हाफ रो v1 स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना देगी आपके पास है 0, क्योंकि इसको अपन ने h बराबर 0 माना है अभी। अब यहाँ पे पी नॉट से अपन क्या करते हैं, पी नॉट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर रो जी एच बाई 2, रो से गया रो, 2 से गया 2, तो यहां से आपके पास में v1 बराबर रूट ऑफ g इंटू एच आ गया। अभी ये v1 आ चुके हैं। इसी प्रकार से यहां पे अपन क्या करते हैं, अभी v2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान से, v2 निकालते हैं। तो v2 निकालने के लिए अपन इसी लिक्विड के 2 पॉइंट्स लेते हैं। अब कौन से पॉइंट लेते हैं वो अपनी मर्जी है। एक तो पॉइंट ले लेता हूं मान के, इसलिए का मैं यहां पे ले लूं, ये भी ले सकता हूं, या यहां पर भी ले सकता हूं। यहां पर ले लिया मैंने, इसको अपन बोलेंगे 3 नंबर, और एक इससे जो जस्ट अभी बाहर निकला इसको अपन बोल देंगे 4 नंबर, ठीक है ना। तो देखते हैं, से देखो 3 और 4 के लिए मैं बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले 3 पे प्रेशर, पी नॉट तो नहीं ऑब्वियसली क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विड भरा हुआ है, तो 3 पे प्रेशर निकालते हैं। बताओ यहाँ पे 1 पे प्रेशर कितना, 1 पे प्रेशर पी नॉट, तो 3 पे प्रेशर कितना देगा पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास में, तो यह देगा आपके पास में रो जी एच, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 पे प्रेशर पी नॉट प्लस, इसके बाद ये वाला जो लिक्विड इसकी हाइट कितना देगी एच हो जाएगी, तो प्लस कितना देगा आपके पास रो जी एच। ये तो प्रेशर हो गया अभी 3 का। अब यहां पे आपके पास जो 3 है, इस 3 की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अभी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे बर्तन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो काफी ज्यादा है इस होल की तुलना में। इस कारण से 3 की वेलोसिटी को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं 0 लिख देता हूं, तो प्लस में क्या देगा आपके पास है 0। और फिर अपन बात करते हैं कि इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अब की बार h है, वो मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ। ये आपके पास निर्देश बिंदु हो गया, तो यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास h/2, बट यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कितनी आपके पास है 2 रो है, तो रो जी एच आ जाएगी। बट रो जी एच में रो आपको 2 रो कहाँ में लेना है, तो प्लस कितना देगा आपके पास है 2 रो, और इसके बाद में इंटू क्या देगा आपके पास है g, और इंटू क्या देगा आपके पास h/2, ठीक है ना, h/2 आ गया। आगे अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे प्रेशर कितना देगा पी नॉट, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना देगी हाफ। अब यहाँ से जो भी लिक्विड बाहर निकल रहा है इसकी डेंसिटी कितनी भी 2 रो है, तो यहाँ पर अगर आपने गलती से हाफ रो v स्क्वायर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अभी यही बच्चे यहीं पे अक्सर गड़बड़ करते हैं। तो ये आपके पास है 2 रो इंटू क्या देगा आपके पास है v2 स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे आपने h बराबर 0 ले रखे। तो एक तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कई बच्चे क्या कर देते हैं रो लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं रो लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद में करते हैं इसको सोल्व अपन। सबसे पहले पी नॉट से आप पी नॉट को कैंसिल आउट कर दो, इसके बाद में 2 से आप 2 को कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास रो जी एच प्लस रो जी एच बराबर कितना देगा आपके पास है 2 रो जी एच बराबर, वहाँ पे भी 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो क्या देगा आपके पास रो v2 स्क्वायर। तो रो से रो को काट देंगे, तो यहाँ से v2 बराबर रूट ऑफ 2g इंटू एच हो जाएगा। ये v2 आ गया। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने v1 और v2 इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन आता है साइफन का क्वेश्चन आता है। सारे में अच्छे क्वेश्चन ही बोर्ड पे करवाता हूँ, ये तो आपको बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है।
बोर्ड पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एकदम बिल्कुल लोकल क्वेश्चन है, जिसमें दम नहीं है। सारे दम वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने सोल्व हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी साइफन वाला क्वेश्चन। क्या? साइफन। साइफन तो आप सब जानते ही होंगे, सब ने आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा है कई बार। जैसे किसी भी टैंक के अंदर पानी भरा होता है तो अपन क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं और पाइप लेकर के फिर उसके बाद में उसमें से फूंक से खींचते हैं, मुंह से पानी को खींचते हैं, खींच करके जैसे पाइप को अपन नीचे छोड़ते हैं तो इससे कंटिन्यूसली पानी का फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है अभी, ये मैं आपको यहाँ पे बात बताने वाला हूँ। इसकी वजह क्या होती है, देखो जैसे ये साइफन बोलते हैं इसको अपन, SIPHON। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी एक बर्तन होता है, इस बर्तन के अंदर इस प्रकार से पानी भरा होता है, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर इस प्रकार से यूं। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से यूं ट्यूब को डुबो देते हैं, और फिर उसके बाद इसको अपन इस प्रकार से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं। अब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी जो ओपन एंड है ना, इसका ओपन एंड, इसकी ओपनिंग वो इस द्रव के मुक्त सतह से नीचे होनी चाहिए, तभी इससे पानी बाहर निकलेगा। आप अगर पानी को मुंह से खींच करके अगर आप इस पाइप को यहाँ पर छोड़ दो तो इस स्थिति में इससे लगातार पानी बाहर नहीं निकलेगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से ये देवदान से ये जो पानी है ना, ये पानी यूं आकर के यहाँ पे v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, अभी v का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे आपको कुछ हाइट्स, कुछ डिस्टेंसेज वगैरह ये भी आपको मालूम है, दे रखी है। इसको अपन बोल देंगे 10 सेंटीमीटर, इसको अपन बोल देंगे 20 सेंटीमीटर, इसके बाद इसको अपन बोल देंगे 50 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक इसको अपन बोल देंगे 1 मीटर, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखो बर्नौली थ्योरम की हेल्प से किस प्रकार से यहां से निकलने का जो वेग v है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अपन 2 पॉइंट देते हैं। एक तो आपके पास पॉइंट नंबर हो जाएगा 1, और एक अपन जो जस्ट बाहर निकला अभी भी पॉइंट, इस पार्टिकल पे पॉइंट दे देते हैं 2। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इन दोनों के लिए अपन बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखना जैसे देखो 1 के लिए, तो 1 ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो 1 पे प्रेशर कितना देगा आपके पास है P0 प्लस 1 है, उसकी वेलोसिटी को अपन 0 मान सकते हैं, क्योंकि साइफन जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तुलना में बर्तन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। इस कारण से इसकी वेलोसिटी को अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना देगा आपके पास है 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। चलो यहीं पे अपन H बराबर 0 मान लेते हैं, यहाँ पे अपन H बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी देगी आपके पास है 0 बराबर, यहाँ पे मैं H बराबर 0 मान लेता हूँ, ये H बराबर 0 बना दिया मैंने। अब चलो यहाँ से 1 से अपन चलते हैं सीधा 2 पे, तो 2 पे प्रेशर कितना देगा आपके पास में, बताओ P0, क्योंकि 2 है वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी आपके पास में प्लस हाफ रो v स्क्वायर। अब इसको आप H बराबर 0 मान रहे हो, तो इससे नीचे, इससे ऊपर 50 ऊपर और 50 नीचे, तो ये भी 50 ये भी 50,
तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, बट नेगेटिव में, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी आपके पास माइनस में, क्योंकि एच नेगेटिव में जा रहा है। तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास रो और जी, और एच बराबर कितना लिख सकते हैं अपन, एच बराबर 1/2 लिख देंगे अपन। क्या लिख देंगे 1/2, ठीक है ना। इसके बाद में देना से पी नॉट से अपन क्या करेंगे, पी नॉट को काट देंगे, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, माइनस वाला इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा रो वी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 2 बराबर, ये आपके पास है कितना हो जाएगा आपके पास रो जी बटे में क्या हो जाएगा आपके पास है 2, 2 से गया 2, रो से गया रो, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है जी, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट का g मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी आपके पास में 10 होती है, तो v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट का 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात होगी भी, तो इन चीज़ों को भी नोट करें, दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में देखो बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे एरोप्लेन का क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार जैसे मतलब कोई मकान है उसकी छत उड़ने वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। देखो इसमें यह होता है कि जैसे मान के इसलिए का कोई भी एरोप्लेन है, और इसके बाद इस एरोप्लेन का जो पंखा होता है वो इस प्रकार से यूं डोम शेप में बनाया जाता है, ठीक है ना। कि एरोप्लेन का जो पंखा है वो इस प्रकार से डोम शेप में बनाया जाता है। अब इससे क्या होता है ध्यान से, इससे इसके ऊपर तो हवा का जो वेग होता है, ऊपर तो हवा का वेग क्या होता है भाई ज़्यादा, इसके नीचे जो हवा का वेग है वो क्या होता है अभी कम होता है अभी, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास है कांस्टेंट होता है। तो यहां पे वेग क्या होता है अभी ज्यादा, इस कारण से यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास है कम, और यहां पे वेग कम, इस कारण से यहां पे प्रेशर क्या होता है अभी ज्यादा होता है। मतलब इस पंखे पे नीचे से जो प्रेशर है वो तो ज्यादा होता है, ठीक है ना। और ऊपर से हवा का इस पे लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या होता है इस प्रकार से कम होता है, ठीक है ना। और मान के चलेगा ये जो पंखा है, इस पंखे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा, इस कारण से फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास है P डाउन माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है P अप, ये तो नेट प्रेशर हो गया। और नेट प्रेशर को अगर अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा, और ऊपर की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है वही इस एरोप्लेन के mg को क्या करता है बच्चों बैलेंस करता है, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं ध्यान से, नीचे से अगर अपन बात करते हैं, मतलब नीचे मतलब इसको अपन बोलेंगे पहली सतह, इसको अपन क्या बोल देंगे दूसरी सतह बोल देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं अभी P1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो 1 पे प्रेशर ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे P1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है P2 बराबर, इसके बाद में हाफ ये हो जाएगा हाफ रो, इसको अपन बोलेंगे V2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में V1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर अपन फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ P1 माइनस P2, इसको अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर, ये आपके पास हो जाएगा हाफ रो, ये देगा आपके पास हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास V1 स्क्वायर, इसको भी अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास mg के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी कई बार काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अभी, ठीक है ना। और एक मकान की छत उड़ने वाला, जैसे मान के इसलिए ये कोई मकान है, ठीक है ना, कच्चा मकान है,
और ये गेट है इसका, इसके ऊपर अपन इस प्रकार से कोई भी टीन शेड वगैरह कुछ भी लगा रखा है अभी। तो कई बार क्या होता है, अभी आंधी वगैरह आती है ना, तो आंधी वगैरह आने की वजह से इसके बाहर तो, इसके ऊपर तो वायु का जो वेग है वो क्या हो जाता है अभी ज़्यादा, इस कारण से प्रेशर कम हो जाता है। और इसके अंदर की अगर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर का जो वेग है वो कम होता है, इस कारण से प्रेशर क्या होता है अंदर का ज़्यादा होता है। और अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली इस पे ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पे इस प्रकार से कम प्रेशर लगेगा। तो ऊपर की तरफ तो प्रेशर लग रहा है मान के चलिएगा कितना भी P1, और नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है कितना P2। तो यहाँ पे इसके लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं अपन कि P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास V1 स्क्वायर। इसको भी अपन A से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी अपन A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपके पास नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स यहाँ पर टीन शेड है, ये अच्छा था उसके mg को बैलेंस कर देगा भी। जब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से उत्पन्न होने वाला फोर्स इस mg को बैलेंस कर देगा, टीन शेड के mg को बैलेंस कर देगा, तो इस स्थिति में टीन शेड है वो उड़ करके बाहर चले जाएंगे भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे फिनिश करवा दिया है। बर्नौली थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। तो अब तक अगर अपन बात करें इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से देखना, तो सबसे पहले मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाई थी, जिसपे डेंसिटी पढ़ाई, प्रेशर पढ़ाया, बैरोमीटर पढ़ा, मैनोमीटर पढ़ा, पास्कल का नियम पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने किसी भी त्वरित द्रव्य के अंदर प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है वो पढ़ा। सबसे पहले गहराई के साथ में प्रेशर कैसे चेंज होता है, फिर त्वरण के कारण किस प्रकार से चेंज होता है, और फिर उसके बाद में रोटेशन की वजह से प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है। फिर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा, विस्कोसिटी अपन ने पढ़ा, फिर उसके बाद में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है वो मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और फिर उसके बाद में बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना, और यही आपका इस चैप्टर का, इस फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस है जो मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टेज फर्स्ट आपको तो सारे करने हैं जो मेरे को करवाने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 सीधा फॉर्मूले पे आधारित है। 3 के बाद में इसमें कुछ नहीं है। एक ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 3 10, और फिर उसके बाद में 14, 14वें के बाद में 19, 22, 25 आपको बता चुका हूं। इसके बाद स्टेज सेकंड में आ जाओ। इसके अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 टिक करवाया ना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तीसरा फॉर्मूला बेस्ड है। 14वां क्वेश्चन ये भी ठीक सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, कर लोगे आराम से। 19वां क्वेश्चन है ना, 19वां क्वेश्चन ये ठीक सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना। और इसके बाद में 22वां क्वेश्चन कोई खास नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है भाई। इसमें क्वेश्चन 2 ही है, मतलब स्टेज सेकंड इसके अंदर देवदान से। क्वेश्चन नंबर 3 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में से क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 15वां बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, 15वां अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और 15 के बाद में ना अपन बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। ये 17वां भी ठीक क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको पोइसेली समीकरण बताई थी उस पर आधारित है। 21वां भी पोइसेली समीकरण पर आधारित है। 21वां भी पोइसेली समीकरण, 19 और 21 ये दोनों पोइसेली समीकरण पर आधारित है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ऐसी चीजें तो अपन ने पढ़ी नहीं रखी है, कि पोइसेली समीकरण देख लेना, उससे हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसके अंदर कुछ है क्या? इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर स्टेज थर्ड की फिर अपन बात करते हैं, स्टेज थर्ड की। तो स्टेज थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 5 देख लो, 6 देख लो। हो गए क्या? ये तो मैंने करवाई दिया आपको, 7वां तो करवा दिया। इसके बाद में 12वां करवा दिया, 11वां कर सकते हो, और 10वां करवा देता हूं, 8वां करवा देता हूं और 10वां करवा देता हूं। ये इतने क्वेश्चंस बच्चों में आपको डिस्कस करवाने वाला हूं अगले लेक्चर पे, ठीक है। तो चलो करें, इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। और ये क्वेश्चंस अगले लेक्चर पे तो मैं आपको वेव थ्योरी स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद में बीच में कभी अपन, आप तो क्वेश्चन सब वो करके तैयार रखना, मैं आपको पहले दिन बता दूंगा कि अगले लेक्चर पर अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस आप तो अपने स्तर पे तैयार क्वेश्चन सब वो कंप्लीट करके तैयार रखें, और जब मैं आपको बताऊंगा फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। अगले लेक्चर पर तो मैं आपको वेव थ्योरी है वो स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो करिए इन चीज़ों को नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे, मिलेंगे अगले लेक्चर पे।